तीसरा प्रश्न है कि भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप में सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी करें। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक भूमिका लिखिए कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 क जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस तरह से देखा जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास जो है शहरी क्षेत्र में किया गया है। और उसी में 2-4 लाइनों लिख देना है कि जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना, कहीं न कहीं आधारिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इसके लिए जो है यह प्रावधान किया गया। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न जो है 2 है, राज्य किस प्रकार से कार्यात्मक रूप से सशक्त बनाने में बाधा उत्पन्न करता है, और दूसरा पहलू है वित्तीय स्तर पर कैसे बाधा उत्पन्न करता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 पहलू आपको लिखना पड़ेगा। भाई, जो राज्य है कार्यात्मक स्तर पर किस तरह से जो है वह देखा जाए तो सशक्त नहीं बनाना चाहता है। तो देखिए, आप लोगों के नोट्स में लिखा हूं, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी था, याद होगा, पंचायत पर राज्य सरकार का नियंत्रण पढ़ाया था, वही प्रश्न है, उसी को शहरी निकाय के संदर्भ में लिखना है। ये बताइए, क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्य सरकार करेगा, निर्वाचन संबंधी निर्धारण, कार्यों की प्रकृति का निर्धारण, संस्थाओं के मध्य विवादों का समाधान, अधिकारी कर्मचारियों का नियंत्रण, या मान लीजिए शहरी निकाय की जो संपत्ति है उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, निरीक्षण और जांच, सामान्य निर्देशों का प्रसारण, अविश्वास प्रस्ताव का क्रियान्वयन। और इस तरह से देखते हैं कि कहीं न कहीं जो है मान लीजिए जो शहरी निकाय की संस्थाएं हैं, चाहे वह नगर पंचायत है, चाहे वह नगर पालिका है, कहीं न कहीं उसको जो है निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, उसको भंग कर देना। और फिर आप देखते हैं कि भाई अब दूसरा पक्ष भी है। अब ये तो मान लीजिए कार्यात्मक नियंत्रण हो गया, और दूसरा पक्ष क्या है कि वित्तीय नियंत्रण कैसे होता है, ये बताइए। 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय लिखा गया है जिसे हमें ट्रांसफर करना है, तो अधिकांश राज्यों में इसे ट्रांसफर ही नहीं किया गया है। यदि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए तो अधिकांश राज्यों में ये सब विषय ट्रांसफर नहीं है, और जो ट्रांसफर किया भी गया है उससे ज्यादा कर प्राप्त नहीं होता है। फिर दूसरा चीज देखिए, राज्य वित्त आयोग राज्य और शहरी निकाय के बीच धन का आवंटन करता है, लेकिन उसका जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकारें जो है कर के माध्यम से जो धन प्राप्त करती हैं उसमें से निश्चित हिस्सा भी शहरी निकाय को नहीं देती हैं। और फिर आप लोगों को बताया था 243ZD और 243ZE जिला आयोजना समिति और महानगर आयोजना जो समिति बनाई जाता है उसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, और पदेन सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं कि शहरी निकाय पर जो प्रशासन है उस पर शहरी निकाय का कोई प्रशासन है, ये बताइए। जैसे नगर पालिका का अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि है, और उस पर नियंत्रण किसका हो जाता है, CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आता है सरकार की तरफ से, उसका नियंत्रण हो गया। इस तरह से पहले उसको समझाएंगे, और फिर समझाने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक मूल्यांकन लिखेंगे कि इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं जो राज्य सरकार का नियंत्रण है उससे जो है शहरी निकाय का उचित विकास नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए आवश्यकता महसूस किया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है अनुदान और सहायता में जो भेदभाव की स्थिति है, या इसी प्रकार से जो नियंत्रण के माध्यम से पंचायती व्यवस्था का जो है वो देखा जाए तो विकास जो या शहरी निकाय का जो विकास नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को एक ऐसे अभिकरण बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से जो है जिसमें जनता भी हो, निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो, नागरिक समाज के लोग भी हों, तभी देखा जाए तो स्थानीय निकायों का कार्यात्मक और वित्तीय दोनों आधारों पर जो है स्वतंत्र विकास हो सकता है, और तभी ये संस्थाएं जो है वो देखा जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो है माध्यम बन सकती हैं। बस ऐसे लिखना है।